हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी और हम 10th क्लास में इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और आज इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 में आपका मुद्रा एवं साख यानी कि आप करेंसी और ऋण क्या होता है, ब्याज कैसे मिलता है या फिर जो आपका ऋण है उसके विषय में पढ़ेंगे, साख किसको कहते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का और साख का क्या महत्व है, सरकार इसको कैसे नियंत्रित करती है या सरकार इसको किस तरह से मॉनिटरिंग करती है, इस चैप्टर पर हम लोग पूरा आपका गौर करके विचार करेंगे। आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं बच्चों? हाथ खड़ा कीजिए अगर आप लोग 10th क्लास के बच्चे हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। हाथ खड़ा कीजिए ऐसी। तो सुल्तानपुर, आप लोग 10th क्लास के हैं? ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम सीधा अपने चैप्टर की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से और चैप्टर नंबर 3 आपके सामने है मुद्रा एवं साख। अगर मैं आपसे पूछूं पैसा, करेंसी, मुद्रा आपके जीवन में क्या महत्व है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो ये पैसा है, जो मुद्रा है, ये आपके जीवन में क्या महत्व रखती है और आखिर में हम लोग पैसे का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक? तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे और सबसे पहले हम मुद्रा के इतिहास से यानी कि पैसे कैसे चलने प्रारंभ हुए, उससे पहले क्या था, वहां के इतिहास से लेकर और आज आज तक हम डिजिटल जो हमारी करेंसी है, जो भी हम आपका ट्रांजैक्शन देखते हैं और बैंकिंग क्षेत्र में जितना रिफॉर्म हुआ है और खास कर हमारी करेंसी में जो बदलाव आए हैं। देखिए, पहले कैसी करेंसी चलती थी? हाथी के दांत चलते थे, मोती, सीप, मूंगा, आपका इससे आपका व्यापार होता था। वस्तु विनिमय उससे पहले होती थी। फिर आपके कौड़ी, एक कौड़ी, दो कौड़ी, फिर एक पैसा, दो पैसे, 10 पैसे आए। फिर आपके नोट बने। अब नोट के साथ साथ आप देखिए तो आपकी चीजें बदलती चली गई। आज आपके पास क्या है? और पेपर मुद्रा आपके पास है, पेपर करेंसी। चेक के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। आप अपने क्रेडिट डेबिट के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इन सब के विषय में हम लोग इसी चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे कि आखिर में हमारी मुद्रा का, हमारी करेंसी का इतिहास कहां से है और कैसे हमने इसकी शुरुआत की और वर्तमान में क्या स्थिति है और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है और क्या क्या चीजें हैं, इन सबको हम गौर करके पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी मुद्रा करेंसी हमारे व्यापार पर और खास कर जो हमारा क्षेत्र है उसमें क्या महत्व रखती है। इन सभी विषयों पर हम लोग गौर करेंगे और एक एक कर हम लोग इन पर बात भी करेंगे। ठीक, चैप्टर आपसे रिलेटिव है, बहुत ज्यादा आपके लिए आपका रिलेवेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चे ध्यान दें और बहुत सरल भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाकर समझाऊं। ध्यान दीजिए। देखिए, पहले ही बात है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा आपका पैसा है, जो नोट है, करेंसी है, वो क्या है? विनिमय। विनिमय का मतलब है सीधा सीधा एक्सचेंज, हम चीजों को खरीद सकते हैं। मान लीजिए मैं एक आपका बुक सेलर हूं, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को 100 रुपए दिए और मैंने आपको बदले में बुक दे दी। क्या दे दी? बुक। यानी कि पैसे के बदले मैंने क्या दिया आपको? बुक दिया। ठीक, तो विनिमय का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन मुद्रा क्या बनी? उसका माध्यम बनी आदान प्रदान करने के लिए। ठीक, आपको बुक चाहिए और मेरे को क्या चाहिए? उसके बदले पैसा चाहिए। ठीक, अब आप मुझसे ये कहने लगे कि सर आप मुझे एक बुक दे दो और 2 कट्टा गेहूं ले लो या 2 बोरी अनाज ले लो, तो शायद मैं ले लूं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे दुकानदार भारत में आपका अनाज ही खरीदें बुक के बदले। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम लोग आपका जुड़कर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम जो आपकी मुद्रा है, हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग अपने जीवन में बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। अपने चारों ओर आप देखेंगे कि आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदे की पहचान कर सकते हैं। क्या आप एक इनकी सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसी कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में ही भुगतान का वादा हो। क्या हो? केवल आपका
बाद में कोई भुगतान का वादा करे। अब समझिए, आप सुबह अपने घर से निकले, आपको घर से 10 रुपए मिले, आपका मन हुआ कि चलो 5 रुपए के चिप्स खरीद लेता हूं, तो आपने 5 रुपए के चिप्स खरीद लिए। आपको लगा कि 2 रुपए के पेन पेंसिल खरीदना चाहिए, आपने पेन पेंसिल खरीद लिया। 2 रुपए का आपने रेजर खरीद लिया, 1 रुपए का कुछ और आपने टॉफी वगैरह खरीद ली। ऐसे ही अगर आप लोग दिन में इस चीज की लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि हम मुद्रा से कितने सारे जुड़े काम करते हैं, ठीक। और मुद्रा के बदले हमको क्या क्या आपका सर्विस मिलती है। आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में एक फीस भी जमा होती होगी, तो वो किसके बदले मिल रही है? क्लियर है? आप पढ़ते हैं तो आपको उसका कुछ सर्विस चार्ज है, कुछ आपको पढ़ाने के पैसे तो फीस के तौर में क्या होते हैं, जमा होते हैं। आप स्कूल से ये नहीं कह सकते कि आप 100 रुपए की मेरे से या 500 रुपए की आपका सब्जी ले लो, ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आगे देखिए, कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जब भी आपका ट्रांजैक्शन होता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें मुद्रा आपको दिखाई दे, केवल बाद में ही भुगतान का वादा हो सकता है कि आप हमें ये सामान दे दो, मैं आपको वादा करता हूं कि आपके पैसे दे दूंगा। मान लीजिए एक दूसरा माध्यम और है, मैं हूं और मुझसे आपको फीस लेनी है आपसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दीजिए। इसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं, आपका फीस मुझे दे सकते हैं, आप मुझे कैश रूप में दे सकते हैं, उसके बदले कुछ आप मुझे वस्तु दे सकते हैं उसी मूल्य की, ठीक। और जब आप मुझे फीस देंगे तो एक आप मुद्रा कुछ पैसे मुझे देंगे तो आपका दिखाई देंगे, और जब आप मुझे चेक देंगे फीस के बदले, क्या वो दिखाई देगा? लेकिन मुद्रा तो ट्रांसफर हो रही है ना, ठीक। आप फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, लेकिन पैसा तो अल्टीमेट मेरे अकाउंट में पहुंच गया, मेरे पास हो गया। क्या हमको पैसे को बहते हुए दिखाई दिया? हमें क्या पैसे का एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिया? नहीं। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में आपको पैसा दिखाई दे, आपको मनी दिखाई दे, ठीक। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप अभी फोन पे, गूगल पे को देखते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका ट्रांजैक्शन है। अगर आप लोग जुड़ के पढ़े और आपका मन हुआ इंटरेस्ट से, मैं सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदार मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? अब कह रहे, कभी आपने ध्यान दिया है कि पैसे के जरिए ही सारी चीजें क्यों खरीदी जाती हैं और कोई माध्यम क्यों नहीं बना रहे हम लोग? कारण बहुत सरल है, और कह रहे हैं जो उसका रीजन है वो बहुत सरल यानी कि साफ और आसान है कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय वस्तु किसी सर्विस या आपका गुड्स खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी कि जिसके पास आपका पैसा होगा वो चीजों को खरीद सकता है और सर्विस का फायदा उठा सकता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, अच्छे 5 स्टार में, आप जो मर्जी खाना खाइए, अगर आपकी जेब में पैसा, बदले में पैसा दीजिए, वो आपको सर्विस देंगे, ठीक। आगे देखिए, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, और यही कारण है कि हर कोई को क्या चाहिए? आपका मुद्रा के रूप में पैसा चाहिए। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। अब जो आपको चीजें आपको जरूरत है, जो भी आपकी दैनिक बेस पर, मंथली बेस पर, ईयर बेस पर जो भी आपकी नीड्स हैं, आप उनको खरीदते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। एक जूता निर्माता का एग्जाम्पल देखते हैं। कोई आपका जूता बनाने वाला व्यक्ति है, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। वो क्या कर रहा है कि मैं अपना जूता बेच दूं, और जूता बेचकर मैं क्या करूं, कुछ गेहूं आपका खरीद लूं, ठीक। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले आपका मुद्रा प्राप्त करेगा। मान लीजिए आपके पास 100-50 जूते हैं जोड़ी, आप बाजार में गए, आपने 10-5 या 20-50 जोड़ी आपने जूता बेच दिया, उसके बदले कुछ आपको पैसा मिलेगा, ठीक। फिर क्या करोगे? जो पैसा मिलेगा उस पैसे के बदले आप क्या खरीदोगे? गेहूं खरीदोगे। तो ये तो आज का मीडियम है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या हमारे पास मुद्रा थी? नहीं, हम लोग वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चे, मान लीजिए आप लोग कोई ना कोई अलग व्यवसाय करते हैं। कोई आपका कृषि करता है, कोई पशु पालता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई अनाज उगाता है, कोई आपका कपड़े सिलता है, कोई बुनता है, कोई आपका जूते चप्पल बनाता है। और हर व्यक्ति को इन सामान की आवश्यकता होगी, तो वो लोग क्या करेंगे? गेहूं वाला जाएगा जूते वाले के पास कि आप 2 कटोरी मुझसे गेहूं ले लीजिए, और गेहूं लेने के बदले आप क्या करें मुझसे? आप एक जोड़ी जूता दे दीजिए। अब जूते वाले को अगर आपके वस्त्र खरीदने होंगे तो वो वस्त्र वाले के पास जाएगा कि आप मुझसे एक जोड़ी जूता ले लीजिए और मुझे एक वस्त्र दे दीजिए। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम ये थी, किसान को एक जोड़ी जूता चाहिए और वो एक बोरी गेहूं उसके बदले दे सकता है, लेकिन वो 10 बोरी गेहूं
आपका 10 जोड़ी जूते का क्या करेगा? तो ऐसी बहुत सारी समस्या थी, यानी कि लोगों के पास अनॉर्गल वस्तु ज्यादा इकट्ठा हो रही थी, यानी कि जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी वो वस्तुएं उनके पास पड़ी हुई थी। लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं है। देखिए, जरा सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए हुए जूते से आपका सीधे गेहूं का विनिमय करता तो उसे कितने कठिनाई होती। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को गेहूं खरीदने हैं, ठीक, उस गेहूं खरीदने वाले व्यक्ति के पास आपका जूता है, वो सीधा किसान के पास जाए कि आप मुझसे 2 जोड़ी जूता ले लो और आप मुझे बदले में गेहूं दे दो। तो क्या उसे बड़ा आसानी से मिल जाती है सारी चीजें? नहीं, उसे किसान खोजना पड़ता। कौन सा किसान? जिसको जूते की जरूरत है, जो जूते के बदले गेहूं दे, ठीक, जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि जूते भी खरीदना चाहता हो। कैसी कंडीशन है कि आपके जूते भी खरीद ले और वो उसे बदले में गेहूं भी दे। तो आप ऐसे कहां कहां भटकता फिरेगा आदमी, सोचिए। बल्कि साथ ही जूते खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीजें खरीदना और बेचने को सहमति रखते हो, तो आवश्यकता का इसे दोहरा सहयोग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। यानी कि जो चीज आप बेचना चाहते हो, दूसरा व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है और बदले में वही चीज आपको वो दे रहा है जिसकी आपको जरूरत है। ऐसी माध्यम को, ऐसी चीजों के लेन देन को, दो व्यक्ति के लेन देन को हम बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आप बोर्ड परीक्षा में अगर आपका प्रश्न बन जाए कि दोहरा सहयोग से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से ये पूरा आप लिख सकते हैं और जूते की आप डेफिनेशन वाला, एग्जाम्पल वाला, आप इसको यहां से आप खरीद एग्जाम्पल के रूप में उसको सेव कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको पता लग गया आवश्यकता का दोहरा सहयोग क्या है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते चलते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आपको कभी नहीं आती। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, आगे देखिए थोड़ा सा इसमें, जो व्यक्ति वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरी वस्तु खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग आपका किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। देखिए, एक वस्तु विनिमय आपने प्रणाली पढ़ी होगी, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको एक्सचेंज आपका मीडियम भी कहते हैं कि आप वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। ठीक, वहां आवश्यकता का दोहरा सहयोग अनिवार्य विशेषता है। और क्या है एक उसकी यूनिकनेस क्या है कि आपको क्या हो, वहां क्या होगा, वस्तु विनिमय में दोहरा सहयोग आपका बनेगा ही बनेगा। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता हो, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका करके आवश्यकताओं के दोहरा सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर भी जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसानों को ढूंढे जो ना केवल जूते बल्कि खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। अब क्या चाहिए उसे? ऐसे किसान ढूंढने की फिर उसको जरूरत नहीं होगी कि अपने जूता भी बेचे और बदले में गेहूं भी। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा के बदले में ले लिया तो वह बाजार में गेहूं व अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है। आपने जूता बेच दिया, जूते के बदले कुछ आपको पैसा मिला, उस पैसे से जो मर्जी चाहे आप जो वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया का माध्यम का काम करती है। कह रहे जो आपका पैसा है, ये पैसा आपको लेन देन का, आपका ट्रांजैक्शन का काम करता है। आपको आप क्या कर सकते हैं, इस लेन देन, इस पैसे के माध्यम से कोई भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसलिए क्या है, मुद्रा हमारा विनिमय का माध्यम है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे ले कि मुद्रा हमारा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। तो जितना आपने अब तक पढ़ा है, तो आप इसको पढ़कर समझकर अपने सामने आप लिख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ये लिखे होते हैं ना बेटे, आओ इन पर विचार करें। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। ये क्वेश्चन आपको सिंपल मिल जाएगा ऐसे ही। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया कि मुद्रा से आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं और मुद्रा का प्रयोग करने पर आपको वस्तुएं आसानी से खरीद सकते हैं। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। हम मुद्रा के माध्यम से कोई भी वस्तु को आपका खरीद सकते हैं। क्लियर है? और हमें क्या होगा, इसमें दोहरे सहयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी और हमको अपना कस्टमर ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। ठीक, इसलिए विनिमय का माध्यम मुद्रा क्या है, सबसे अच्छा है। इस तरह से लिख लीजिए। चलिए, ये तो था कुछ आपका पुरानी स्थिति। बात करते हैं मॉडर्न समय की।
आप कह रहे हैं कि आधुनिक रूप में मुद्रा का अब कैसे है, आधुनिक मुद्रा कैसे आधुनिक रूप में आ रही है, इसको देखते हैं। अब देखिए, कुछ आपको सिक्के दिखाई देंगे। ये देखिए, ये मध्यकालीन समय के सिक्के हैं। आपका प्रारंभिक आपके सिक्के कुछ इस प्रकार से थे, गुप्त काल के सिक्के कुछ इस प्रकार से थे। आपने 6-7 क्लास में गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सिक्के आपको वहां भी दिखाई देंगे। ये तुगलकों के आपके समय में सिक्के थे, ये अकबर के समय का सिक्का है, और ये है आधुनिक सिक्का जो रुपया हमारा वर्तमान में जो हमारी करेंसी बनी हुई है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सिक्कों के इतिहास के विषय में, आप करेंसी के विषय में आधुनिक दौर के रूप में हम लोग इसको एक एक करके गौर करके आपका पढ़ेंगे। ठीक, गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन के माध्यम का विनिमय बनती है। कह रहे हैं विनिमय का क्या बनती है, माध्यम बनती है। सिक्के के चलने से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते रहे, और कह रहे हैं हमारे सामने, अगर आप लोग देखोगे प्रारंभिक रूप में लोग वस्तुओं के, आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि 1-2 टोकरी के बदले में 1 बकरी। ठीक, तो हम लोग क्या करते थे, अनाज के बदले में आपका पशु भी खरीदते बेचते थे। इसके बाद सोना, चांदी तथा तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का चलने का आपका चलन हुआ, जिनका चलना पिछली सदी तक था। क्या रहा कि जो तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे, ये सब आपके पिछली सदी तक थे। अब बात कर रहे हैं करेंसी की, नोट की। बेसिकली नोट को ही हम क्या कहते हैं, आपका करेंसी कहते हैं। इस करेंसी को देखिए, ये किस तरह से आपका वस्तु विनिमय हो रही थी। अच्छा, जितना पढ़ा रहा हूं इतना समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ आ रहा हो बच्चों एक बार हाथ खड़ा कीजिए, कुछ डाउट है आप मुझसे पूछिए। एक ही बच्चे को समझ आया पूरी क्लास में? बहुत बढ़िया, ये बच्चे सबसे बढ़िया लगे मेरे को। नीचे बुक कर रखा है, अपना लिख रहे हैं, बस जैसे ही हुआ कि जय श्री राम, हाथ खड़ा कर दिया। सामने ध्यान भी दीजिए टीवी स्क्रीन की तरफ। आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो तो पूछिए। चलिए, अभी नहीं, जब परीक्षा आएगी और जब आप बोर्ड का पेपर लिख रहे होंगे, उस समय ये चीजें महसूस होती हैं कि काश एक बार क्लास में हम बैठे ही थे, सामने टीवी स्क्रीन पर नजर लगा ली होती तो शायद ये क्वेश्चन हो जाता। चलिए, ध्यान दीजिए। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के में शामिल है। कि जिस करेंसी को आप देखते हैं, ये कैसी है, कागज के नोट में और सिक्के के रूप में करेंसी आपका शामिल है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में आपका प्रयोग की जाती थी, इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के की नहीं बनी होती। अनाज और पशुओं की तरह रोजमर्रा की वे चीजें नहीं है। आधुनिक मुद्रा इस प्रकार में कोई अपना इस्तेमाल नहीं करता। जो हमारी मॉडर्न करेंसी है, इसमें इस प्रकार का कोई जो है आपका इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी इससे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है, और क्या कारण है जो आपका विनिमय का माध्यम वह आपका स्वीकार किया जाता है? इससे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। देखिए, भारत में रुपया है, कहीं डॉलर है, कहीं रियात है, कहीं कुछ और करेंसी है, कहीं कुछ और करेंसी, कहीं पाउंड है, कहीं कहीं येन है। तो हर देश की अलग अलग अपनी करेंसी होती है, आप ये भी जानते होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए, जो उस देश की करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो उस सरकार द्वारा कैसी होती है, प्राधिकृत होती है, यानी सरकार उसको ऑथराइज कर कर उसको लेने के लिए स्वीकार होती है। आपने देखा होगा, आपके जेब में अगर कोई भी नोट हो, आप उसको निकाल कर देखिए, उसमें लिखा होता है कि मैं इतने रुपए देने का आपको वचन प्रदान करता हूं। देखिए, नोट पर आपको लिखा होगा, और गवर्नर के साइन होंगे। गवर्नर कौन? भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपके गवर्नर है, उनके सिग्नेचर आपको नोट पर लिखे हुए मिलेंगे कि मैं आपको 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। हालांकि ये चीज आपके सिक्कों पर नहीं होती, ये केवल नोट पर होती है। ठीक, और 1 रुपए का नोट ऐसा होता है जिसपे गवर्नर के साइन ना होकर भारत का जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, जो वित्त मंत्री, जो आपके वित्त मंत्रालय के जो आपके सेक्रेटरी हैं, वित्त सचिव, उनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक
केंद्रीय की सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। अब देखिए, आरबीआई का नाम सुना है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से नोट जारी करती है। यानी कि भारत की तरफ से नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में किसको नोट जारी करने का अधिकार है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत सरकार ने यह अधिकार किसे दिया है, ठीक, आरबीआई को दिया है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। आप ये सोचने लग जाए कि हम भारत में रहते हैं और कल हम अपने घर में अपनी प्रिंटिंग मशीन लगा के नोट छाप लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता होगा जाली मुद्रा को छापना, घर में नोट छापना, ये सब कैसा है, अनलीगल है। ये केवल किसको हक है, केवल भारत सरकार में जो आरबीआई है उसको ही हक है। अब ऐसा नहीं कि आरबीआई आप अपनी मर्जी से कितना पैसा छाप सकती है, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ प्रोसेस है। जब आप हायर स्टडी करोगे आफ्टर ग्रेजुएशन या आपको ग्रेजुएशन में, तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि हम नोट कैसे छापते हैं और हम इतना ही क्यों छापते हैं, कोई गरीब देश ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप सकता, ठीक, इन सब के विषय में पढ़ोगे आप। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। आप क्या नहीं कर सकते, आप सौदे की अदायगी के लिए आप उसको ना नहीं कर सकते, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, भारत में कोई व्यक्ति कानून के तौर पर रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। आप कोई नोट, पैसा, सिक्का लेकर किसी के पास गए, किसी व्यक्ति के पास किसी दुकान से कोई सामान ले रहे और कोई व्यक्ति ये कह दे ये मैं 10 रुपए का नोट नहीं ले सकता। हाँ, ये कारण हो सकता है कि ये फटा हुआ है, मेरे पास एक्सचेंज नहीं है, ये रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं इस 100 रुपए के नोट के बदले या भारत के 100 रुपए के नोट के बदले मैं तुम्हें सामान नहीं दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होती है, ये ध्यान रखना। यानी कि आप भारत की मुद्रा को अस्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप भारत की मुद्रा को अस्वीकार कर रहे हैं तो यानी कि आप सरकार में विश्वास, सिस्टम में विश्वास नहीं रखते, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है और हम क्या करते हैं, रुपए को हम लोग अपने मार्क्स लेवल पर एक्सचेंजिंग बनाते हैं। तो ये था आपका कुछ आपकी करेंसी का इतिहास, करेंसी से जुड़े कुछ आधुनिक तथ्य, कुछ आपके प्राचीन चीजों के जो फैक्ट हैं उनको हमने देखा, ठीक। अब आप इसमें देख लीजिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कितनी भाषाओं में लिखा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है 20 रुपए। कल आपके लिए क्वेश्चन है कि 20 रुपए पर कितनी बार लिखा होता है कि ये मैं आपको 20 रुपए, 20 रुपए। अब ये देखिए, ये कितनी भाषाओं में लिखा होगा, आप इसको काउंट कीजिए और बताना आप मेरे को कल कि 20 रुपए के नोट पर कितने भाषाओं में लिखा होता है, ये आपको समझ आएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये साइन है भारतीय रिजर्व बैंक का, लिखा है, महात्मा गांधी की फोटो है। अगर अभी कहीं आपको नोट मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी पूरा नहीं है, ये चेक है। हम चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम भी समझेंगे। कोई नोट मेरे को मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि उसमें कहां लिखा था कि 100 रुपए आपको सरकार देने का वादा करती है। आप ढूंढना, आपको मिलेगा, हर नोट पर लिखा होता है। ये देख रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा आपका प्रत्याभूतित, यह आपको दिखाई देगा। चलिए, तो यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, आगे बढ़ जाए हम लोग। बैंक में निक्षेप देखें, क्या सिस्टम है इसको, ठीक। देखिए, लोग मुद्रा बैंक में निक्षेप के रूप में जमा रखते हैं। अब आपने देखा होगा, आपके पास मान लीजिए 2-4 लाख रुपए हो गए या 10-20 हजार रुपए हो गए, तो आपकी क्या कोशिश रहती है कि चलो जो हमारे पास सेविंग बची है हम उसको क्या कर दें, बैंक में रख देते हैं। यही हमारी कोशिश है। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती थी और आज भी देखिए आपको पैसे की जरूरत होती है। आज आपकी जेब में कैश कम रहता है। पहले क्या करते थे लोग, पैसे को अपने घर में रखते थे।
जितनी आवश्यकता हो कि 2-4 महीने का पैसा घर में रख लो, बाकी को शेष बैंक में जमा कर लो, और उससे पहले तो पूरा ही घर में रखा रहता था। आज के समय में क्या है, आप अपनी जेब में बहुत कम पैसा रखते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मीडियम है। आप किसी को अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो किसी के अकाउंट में। आप डिजिटल माध्यम से, आप कार्ड के माध्यम से आप पैसा दे सकते हैं किसी को। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ना जाने कितने गेटवे हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही कारण है, और सरकार भी यही चाहती है कि पैसे का जो आपका लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि जो आपका जो करेंसी ट्रांसफर हो रही है, उसको कम किया जाए और जितना हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक क्यों करती है सरकार, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों को अतिरिक्त नगद होता है। कह रहे जो भी आपका मजदूर होते हैं, अब उनको क्या मिलता है, वेतन आपका नगद के रूप में मिलता है, यानी कि उनको पैसे मिलते हैं। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करती है। क्या करती है, बैंक जमा आपका स्वीकार करती है, और इस पर सूद भी देती है। सूद का मतलब ब्याज। आपने कुछ पैसा बैंक में रखा है, तो उसके बदले में कुछ आपको इंटरेस्ट आपको क्या करेगी, बैंक आपको देगी। ठीक, ये ध्यान रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आपका समय समाप्त हो रहा है। हम फिलहाल अपने चैप्टर को यहीं छोड़ते हैं। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए, बैंक के हम सारे सिस्टम, सारे माध्यम को समझेंगे। धन्यवाद।